अस्सलाम वालेकुम। मईशत ही किसी भी मुल्क को चला रही होती है। मैं इस वक्त बैठा हूँ माहिर मईशत अली खिज़र साहब के पास। आप इनको टेलीविज़न पर देखते रहते हैं। इनसे ऑटो पॉलिसी पर बात करेंगे, बजट पर बात करेंगे, आने वाले दिन में पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है, सब पर बात होगी। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, इस्लाम उसामा, वालेकुम थैंक यू फॉर सलाम। कमिंग जी। आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपने घर में हमें इन्वाइट किया और टाइम दिया। पहले तो ऑटो पॉलिसी पर बात कर लेते हैं। आनी भी है नहीं? देखिए, ऑटो पॉलिसी इन इटसेल्फ तो मुझे नहीं लगता कि अभी इस साल प्रॉपर को पॉलिसी आ सकेगी। जैसे अगर आप देखें कि 2016 से 21 आई, 21 से 26 पॉलिसी आई, वो पॉलिसी एक्सपायर कर गई हुई है जून 30 को, और पिछले 1.5 साल से इस पे काम हो रहा है और अभी तक ऑटो पॉलिसी आ नहीं सकी है। और उसमें से कुछ चीज़ें जो है चीदा चीदा वो आती जा रही हैं, कुछ चीज़ें हैं जो रह गई हैं। जैसे कि एक नेशनल टैरिफ पॉलिसी है जिसमें सीबीयू की गाड़ियों के रेट जो है वो मतलब अगर है उसके ऊपर ड्यूटी कम हो गई है, बट सीकेडी की ड्यूटी वही है। ठीक है जी। फिर उसके अलावा जो थे कुछ कंसेशन थे, वो कंसेशन जो थे पीएचईवी और एचईवी के जीएसटी के ऊपर कंसेशन थे कि 8 और 12% होते था, वो अब एक्सपायर हो गया। तो उसको करते बाय डिफ़ॉल्ट वो जो आपकी 40 लाख से ऊपर गाड़ी है उस पर 25% जीएसटी है, तो इन पर भी 25% जीएसटी हो गया। ईवी और ईव के ऊपर जो 1% जीएसटी का था वो उन्होंने जो है वो एक्सटेंड कर दिया 1 साल का। तो उस हिसाब से देखा जाए तो आज की पॉलिसी ये कहती है कि ईवी वो पीएचईवी और एचईवी 25% जीएसटी पे है। उसके अलावा सीबीयू के रेट ऑफ ड्यूटी कम हो गया, बट सीकेडी का नहीं कम हुआ, तो उनका डेल्टा कम हो गया। और कुछ सेक्टर में जो है इस वक्त सीकेडी शायद वायबल भी ना रहे। तो अब ऑटोमोबाइल जो असेंबलर्स हैं वो इस तरह इस वक्त दो चीज़ों का वेट कर रहे हैं। अच्छा। एक वो कह रही है कि जी उनको जो कहा गया है कि जी जो जीएसटी है पीएचईवी और एचईवी पे जो है 18% हो जाएगा, लेकिन ये पिछले 2 हफ्ते से वेट कर रहे हैं और अभी तक इस पर कुछ हुआ नहीं है। फिर उसके अलावा उनसे भी बात की गई है कि जिस तरह सीबीयू का रेट ऑफ ड्यूटी का कम हुआ है, तो उसका कस्टम ड्यूटी का उस तरह सीकेडी का भी होगा, तो ये वेट कर रहे हैं। अब वो आती है नहीं आती है ये पता नहीं है। गवर्नमेंट से बात करें तो गवर्नमेंट ने उन्हें कहा हुआ है कि जी आ रही है। कुछ लोगों ने अपनी प्राइसेस अनाउंस कर दी हैं पीएचईवी एचईवी की, जैसे टोयोटा ने कर दी है, होंडा ने कर दी है, सुजुकी ने कर दी है, चेरी ने टेंटेटिव प्राइस दे दी है कि जी 18% जीएसटी होगा तो ये प्राइस होगी, 25% होगा तो ये होगी। बट किया ने, होंडाई ने, जेको ने, हवल ने और इन लोगों ने और भी कुछ होंगे जिन्होंने अभी तक प्राइसेस अनाउंस नहीं की हैं और इंतज़ार में बैठे हैं, और इस वजह से पीएचईवी और एचईवी मार्केट में बिकनी नहीं है। तो अब ये तो देखने की बात है कि क्या जो कहा जा रहा है, जो सुनने में आ रहा है कि प्रॉबेबली वो जीएसटी 18% पे हो जाएगा, जो 12 और 8% पे था, और आइस गाड़ियों पे 25 पे ही रहेगा, ईवी पे 1 पे रहेगा। और सीकेडी ड्यूटी शायद कम होती है नहीं होती पता नहीं, लेकिन उसके अलावा एक ऑटो पॉलिसी आनी है जिसके ऊपर एक ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में होना है, वो पता नहीं कब आती है, कैसे आती है, क्यों आती है। तो फिलहाल तो ये लिम्बो में चल रहा है। हुआ ठीक। ये है कि जी इस दफ़ा जो ऑटो पॉलिसी लाने वाले लोग जो थे, जो इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड था, उसकी कोई इतनी अच्छी उसने काम नहीं कर सका, स्ट्रेटजी उसकी नहीं। 2016 में जब ये ऑटो पॉलिसी आई थी पहली, तो अलमास हैदर साहब जो ईडीपी को चेयरमैन थे उस वक्त गालिबन जी। एक बिजनेसमैन, तो उन्होंने सबको कंसेंसस में ले किया। 2021 में जब आया था सबको कंसेंसस में ले के इंडस्ट्री के साथ एक बात फैसला कर ली कि ये करना है, फिर हुकूमत के पास ले गए और उसको कर लिया। तो इस दफ़ा ऐसा नहीं हुआ। एक प्लेयर को एक वादा किया जा रहा है, दूसरे प्लेयर को तीसरा वादा किया जाता है, चौथे प्लेयर को एक और वादा किया जा रहा है। उस सारे के दरमियान जो है एक कॉमर्स मिनिस्टर एक बात कर रहा है, इंडस्ट्री मिनिस्ट्री एक बात कर रही है, आपकी फाइनेंस मिनिस्ट्री एक बात कर रही है, एनर्जी मिनिस्ट्री एक बात कर रही है, तो वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस एक और बात कर रहा है। तो इसमें खिचड़ी पक चुकी है। अब ये बिल्कुल। खिचड़ी का क्या नतीजा निकलेगा ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन अली भाई, जो हमें जितनी इकोनॉमिक्स पता है, बहुत ही आपके आगे तो ऐसे जैसे मैं नर्सरी का स्टूडेंट नहीं हूँ, नहीं नहीं, अच्छा नहीं। कि ये तो सारी एक इंस्टेबिलिटी नजर आ रही है और इन्वेस्टर के लिए तो ये तबाही होती है कि पता ही नहीं कि क्या होना है। और आपने ये क्यों कहा कि फिर तीन ही प्लेयर्स जो हैं मेन प्लेयर्स ही रह जाएंगे अगर इसी तरह ही रहा तो? नहीं नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि 3 प्लेयर्स रह जाएंगे, ऐसा मैंने नहीं कहा। अभी बहरहाल ये है कि अगर ये ऐसी पॉलिसी आती है तो जो पुराने 3 प्लेयर्स हैं उनको ज़रा एडवांटेज हो जाएगा। मैं ये कह रहा था कि कुछ सेगमेंट की गाड़ियाँ जो है जगह सीबीयू रेट कम करने के बाद वो अनवाइबल हो जाएंगी। वो कोई भी बना सकता है, लेकिन ये है कि 3 प्लेयर्स जो हैं उनकी चूँकि लोकलाइजेशन ज़्यादा है, उनकी गाड़ियाँ जो हैं वो थोड़ी सस्ती वाली भी हैं, वो चलती रहेगी। जो ऊपर की गाड़ियाँ हैं उसमें उसमें ज़रा कंपटीशन ज़्यादा आ जाएगा, ऑलरेडी उनमें लोकलाइजेशन भी कम है, तो उनको चैलेंज ज़्यादा आएगा। और जो मैंने कहा कि ये तो एक इन्वेस्टर के लिए या जो भी कंपनीज हैं उनको तो समझ नहीं आएगी, जो 2016 के बाद आई और देखिए इतनी ज़्यादा वैरायटी आ गई, तो उसके लिए तो एक देखिए किलर ब्लो हो सकता है कि देखिए बात पता ही यह नहीं है कि किस तरफ जाना है। पॉलिसी जब आई थी तो 2026 में लिखा गया था कि ये एक्सपायर होगा। अब उनकी एंटिसिपेशन थी कि आगे और चलेगी, ये चलेगी, वो अभी तक नहीं आई है। तो ज़ाहिर है उन्होंने एक इन्वेस्टमेंट कर दी है, वो इन्वेस्टमेंट अगर नहीं रिटर्न आता तो रिस्क तो नहीं का है।
तबाह तो नहीं होंगे, लेकिन इंडस्ट्री जो है एक अपवर्ड ट्रेजेक्टरी में जा रही थी, उसको एकदम एक जो है ब्रेक मिल गया है, उसको एकदम वो नीचे डाउन हो जाएगी। 2026 के अंदर तकरीबन 3 लाख गाड़ियाँ बिकी हैं, FY26 के अंदर तो इसी तरह से FY22 जो था उसमें 3,30,000 गाड़ियाँ बिकी थी, उसमें तकरीबन 3 लाख के करीब लोकल थी और 30-40,000 जो थी उसमें वो इम्पोर्टेड थी CBU फॉर्म में। अभी जो है 3 लाख के ऊपर 260 जो है वो 2,60,000 जो है वो लोकल बिकी है और 40,000 तकरीबन इम्पोर्टेड बिकी है। अब अगर ये सूरत हाल जो इस वक्त नज़र आ रही है तो ये नंबर फिर डिप कर जाएगा, यानी कि जब भी हमारी बदकिस्मती ये है कि हम जब भी 3 लाख के नंबर पे पहुंचते हैं तो हमें नज़र लग जाती है। 2018 में पहुंचे, उसके बाद नीचे आ गए, 2022 में पहुंचे फिर नीचे आ गए, 2026 में पहुंचे, तो लगता है कि पॉलिसी की नज़र ये भी हो जाएगा। यानी अभी इम्पोर्टेड गाड़ियाँ जो अक्सर वो रिफर्बिश्ड कहेंगे वो फिर ज़्यादा आने लग जाएंगी। जी, मेरे ख्याल में अक्टूबर के बाद इम्पोर्टेड गाड़ियाँ जो है, जो सेकेंड हैंड इम्पोर्टेड गाड़ियाँ हैं वो ज़्यादा आएंगी, तो कि उसमें उन्होंने कुछ सख्ती कर दी है ये इस तरह की चीज़ों की, लेकिन फिर भी उनमें ज़्यादा गाड़ियाँ आना शुरू हो जाएंगी। अब देखते हैं कि अक्टूबर से पहले ये क्या पॉलिसी लाते हैं, क्या नहीं लाते। अगर कुछ इसमें नहीं चेंज करते, CKD की रेट ऑफ ड्यूटी नहीं कम करते, CBU की कम रखते हैं, तो नेचुरली इंपोर्टेड गाड़ियों की तादाद आपको ज़्यादा नजर आएगी। ये आपने क्यों कहा कि बदकिस्मती होती है, 3 लाख के बाद नीचे आ जाते हैं? कंज्यूमर तो ये देखेगा मुझे जो अच्छी गाड़ी मिल रही है, इंपोर्टेड अच्छी है, उतने पैसों में नहीं मिल नहीं रही नहीं, है, मैं 3 ज़्यादा लाख चीज़ें। पूरी मार्केट की बात कर रहा हूँ ना, इंपोर्टेड लोकल मिला के वो बनेगा। देखिए कंज्यूमर को, देखिए सिर्फ ये नहीं होता कि कंज्यूमर को गाड़ी जो है क्या मिल रही है। आज आपको एक इंपोर्टेड गाड़ी, मैं एक नाक रहा हूँ, मैं एक बड़ी ज़बरदस्त कोई गाड़ी ले आता हूँ, ठीक है जी, जापान से इधर उधर से ले आता हूँ मैं, 5,000 गाड़ियाँ तो 3,000 गाड़ियाँ 2,000 गाड़ियाँ बेच देता हूँ, बेच के मैं जो है गायब हो जाता हूँ। मैं कल को उसके पार्ट्स की अवेलेबिलिटी इंश्योर नहीं करता, मैं उसकी सप्लाई चेन नहीं बनाता, मैं उसको लेके नहीं चलता, तो कंज्यूमर कल तो सफ़र करेगा। आपको याद होगा 2000 पिछले 15-20 साल में बहुत सारी गाड़ियाँ आई, एकदम बहुत सारी वो गाड़ियाँ आ गई और बाद में उनकी कीमतें टूटने लग गई। उसकी क्या वजह होती है, गाड़ी की कीमत क्यों टूटती है? इवन जो लोकल, एक ज़माने में बहुत सालों पहले निसान सनी आई थी, बड़ी सी गाड़ी थी, लेकिन चूँकि नहीं बनी तो उसकी कीमत मित्सुबिशी टूट आई गई। थी। वो मित्सुबिशी की बात कर रहा हूँ ना, सनी जो है, निसान सनी। उसके वो मित्सुबिशी की, सॉरी, सही सही आप कह रहे हैं, मित्सुबिशी की जो गाड़ी आई थी लांसर, तो जी, जी। लांसर आई थी, सॉरी, मित्सुबिशी लांसर। लांसर आई थी। तो लांसर जो आई थी वो बहुत अच्छी गाड़ी थी, अभी भी जिन लोगों के पास है बड़ी अच्छी चलती है, लेकिन चूंकि उसके वो डिस्कंटिन्यू हो पार्ट्स गई, और वो पार्ट्स सब वगैरह का जी। मसला हो गया। तो इस तरह और भी गाड़ियाँ होती है जिनके पार्ट्स का भी, चेरी वालों की टीगो 8 आई थी, ये अभी नहीं, इससे पहले आई थी, वो भी गाड़ी बुरी नहीं थी, लेकिन वो चूंकि गाड़ी थोड़ी बिकने के बाद बंद हो गई तो उसके बाद प्राइस टूट जाती है, फिर प्राइस टूट जाती है, फिर गाड़ी बिकती नहीं है। अब तो अब प्रोटॉन अभी आई थी, उसका थोड़ी बहुत गाड़ियाँ, उसका भी हाल होगा। तो जो गाड़ी की, जब देखें, जब गाड़ी को CKD बनती है तो उस CKD का प्लांट लगता है, उस प्लांट की अमोर्टाइजेशन के लिए कुछ 4-5 साल गाड़ियाँ वो बेचनी पड़ती है, तब जाके उसकी कॉस्ट पूरी होती है, उसके को पार्ट्स वार्ट्स बनाते हैं। तो जो भी बनाने वाला होता है उसका इंसेंटिव होता है कि 4-5 साल तक ये गाड़ी लेके चलूँ मैं इसको, ठीक और है। वो गाड़ी बनाता है, उसको लेके चलता है, उसकी डीलरशिप बनाता है, उसकी आफ्टर सेल सर्विस बनाता है, आहिस्ता आहिस्ता उसके पार्ट्स बनना शुरू करते हैं और इस तरह ये मार्केट डेवलप होती है इस तरह। लेकिन अगर आप एक इंपोर्ट करेंगे, 5,000, 4,000, 3,000 गाड़ियाँ बेची और ख़त्म कर दी तो फिर तो नहीं होगा। हाँ, अगर उसमें ये होता है कि फिर अगर ये बड़े प्लेयर ही ये सारा काम करना शुरू करते हैं, फिर भी चांदी मॉडल रह जाएंगे इंपोर्ट के जो चलेंगे। लेट्स से आज अगर हम इंपोर्टेड गाड़ी पे मॉडल पे चले जाते हैं, लेट्स से जिस तरह वो टोयोटा वाले कहते हैं ना कि अगर इंपोर्टेड मॉडल में बेचें तो टोयोटा की हम सर्टिफाइड गाड़ियाँ बेचेंगे, फिर वो फैसला करेंगे कि टोयोटा के अभी हम लेट्स से वो 4 मॉडल बनाते हैं, लेट्स से कहेंगे जी हम 8 मॉडल को लेके जाएंगे, उनकी वैल्यू चेन डेवलप करेंगे, बट फिर भी 25 मॉडल तो नहीं आएंगे, वो भी थोड़े हो जाएंगे। तो इस तरह वो उसमें भी इंपोर्टेड में भी कुछ गाड़ियाँ चलेंगी, कुछ नहीं चलेगी, जिसकी मार्केट डेवलप होगी। तो गाड़ियों के ऑप्शंस में बहुत कुछ ज़्यादा नहीं कि आप दुनिया में जाके किसी भी गाड़ी पे हाथ लगाया वो गाड़ी तो आप मुकवा लोगे, बट उस गाड़ी को यहाँ पे उसको आगे चलाओगे, उसके पार्ट्स कहाँ से ला के आओगे, उसकी मैकेनिक कहाँ से डेवलप होंगे, सो एंड सो फोर्थ, उसकी डीलरशिप किधर होगी, ये सारा कुछ, ये चैलेंजेस तो रहेंगे। इस वजह से ये है कि गाड़ियाँ तो कुछ ही बिकेगी और उनकी वैल्यू बनेगी। लेकिन प्रॉब्लम ये 3 लाख वाली बात जो मैंने आपको की थी वो इस बेस पे थी कि जी ये लोकल प्लस इंपोर्टेड जब गाड़ियाँ इतनी बनना शुरू होती हैं तो हमारी इंपोर्ट बिल बढ़ जाता है। अब इस साल जो हमारा CKD कार का इंपोर्ट बिल सिर्फ $2.1 बिलियन था, विच इज़ द हाईएस्ट एवर। वैसे तो ऑटोमोबाइल का टोटल तो 4 बिलियन के करीब था शायद नंबर, लेकिन CKD इंपोर्ट का सिर्फ इतने ही थी, तो विच इज़ द हाईएस्ट एवर इन द हिस्ट्री। तो अब अगर जब ये होता है तो स्टेट बैंक भी कहता है यार कि ये तो नॉन एसेंशियल इंपोर्ट्स है, हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ रहा है, स्टेट बैंक के रिजर्व गिर रहे हैं, करेंसी पे प्रेशर आता है, तो इसको कम कर दो। अभी तक देखिए स्टेट बैंक ने उसकी फाइनेंसिंग के ऊपर उसकी लिमिट्स लगाई हुई हैं,
फिर जब 2022 का भी क्राइसिस आया था तो स्टेट बैंक ने सबसे पहले नॉन एसेंशियल इंपोर्ट में ऑटोमोबाइल को डाला था, तो अभी ऑटोमोबाइल को थोड़ा डिस्करेज किया जा रहा है। फिर उसके बाद 18 ऑटोमोबाइल पे 2022 के पहले 18% GST था, फिर 25% GST हो गया, फिर उस पर FED लग गई, फिर उस पर कार्बन लेवी लग गई, तो गालिबन 15-20% गाड़ी की प्राइस जो है सिर्फ और सिर्फ टैक्स ने बढ़ा दी थी। तो वो इसलिए बढ़ाते हैं कहता कि डिमांड कम हो सके। तो वो वजह ये है कि, और दूसरा फिर ऑटो पॉलिसी जो लाते हैं कि 2011 की जो पॉलिसी आई थी, 16 की पॉलिसी आई थी, 21 की पॉलिसी आई थी, तीनों पॉलिसीज़ में एक ही बात थी कि ऑब्जेक्टिव है कि जी हमने पॉलिसी ख़त्म होने तक 5 लाख गाड़ियाँ लोकल बनानी हैं। बट हम 3 लाख के बाद रिवर्स कर जाते हैं, क्योंकि 5 लाख से आप जाने नहीं देते। हम मार्केट को, ज़ाहिर है मार्केट को जब आप तोड़ दोगे, जब उस पर टैक्स लगा दोगे, उसकी इंपोर्ट पे कतरन लगा दोगे, तो फिर तो मार्केट टूटेगी, और मार्केट टूटेगी तो वो नंबर नहीं आएगा। तो हमारे ऑब्जेक्टिव कॉन्फ्लिक्टिंग है। एक तरफ हम गरीब मुल्क हैं, हम कहते हैं जी गाड़ी अमीर चलाता है तो अमीर टैक्स दे सकता है, तो गाड़ी पे ज़्यादा टैक्स लगा दो। फिर जी हम गरीब मुल्क हैं तो हम या तो ख़ाम तेल मंगवाएँ, या हम वो खाने का तेल मंगवाएँ, या हम दालें मंगवाएँ, हम बाकी इस तरह की ज़रूरत की चीज़ें मंगवाएं, या हम गाड़ियाँ मंगवाएं। तो हम कहते हैं हम गाड़ियाँ नहीं मंगवाते। तो ये एक पॉलिसी ये चलती है जो इंपोर्ट कंट्रोल करने के हिसाब से होती है कि जी कहाँ से हम इंपोर्ट को कंट्रोल कर सके। दूसरी पॉलिसी आती है कि जी हमने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री डेवलप करनी है। तो दोनों की कॉन्फ्लिक्टिंग जो है ना वो आपके जो ऑब्जेक्टिव्स हो जाते हैं। तो जब इस तरह के कॉन्फ्लिक्टिव ऑब्जेक्टिव हो जाते हैं तो रिजल्ट ये आता है कि इंडस्ट्री भी नहीं डेवलप होती, कुछ भी नहीं होता। दूसरा ये है कि लोकलाइजेशन क्यों नहीं होती, तो बैकवर्ड वैल्यू चेन उसकी है, दाना हम नहीं बनाते, स्टील हम यहाँ नहीं बनाते। जब ये चीज़ें नहीं बनाएंगे तो एक हद से लोकलाइजेशन नहीं हो सकेगी। ग्लास हम क्यों नहीं बनाते गाड़ी के ग्रेड का, तो वो एक लोकलाइजेशन एक हद नहीं हो सकती। जब एक हद तक हो जाएगी तो हो जाते। तो ये प्रॉब्लम जो है ये सिर्फ ये नहीं कि इंडस्ट्री रेंट सीकिंग है, यानी कि इंडस्ट्री के अंदर भी जो है वो जो कंपटीशन जब नहीं था तो वो लोगों को वो आप वैल्यू नहीं देते थे जो मिल सकती थी। बट उसके अलावा इकोनॉमिक और कॉन्फ्लिक्टिंग पॉलिसी व्यूज़ का भी कसूर है। बहरहाल ये है कि ऑटो पे लोगों का शौक़ बढ़ा है, लोगों को पसंद बढ़ी है, लेकिन इस वक्त में ऑटो इस वजह से चल नहीं पा रहे। जब मेरा एक सवाल था वो आपने जवाब दे ही दिया कि लोकलाइजेशन नहीं हो रही, हम यहाँ की नहीं बना रहे, एक्सपोर्ट ही नहीं हो रहे, माहौल ही नहीं वो बन पा रहा, माहौल ही हर नहीं चीज़ बन रहा, नहीं माहौल ही हो नहीं पा बन पा रही। रहा, माहौल ही नहीं बन पा अच्छा, रहा। ये बताएं कि गाड़ियों से भी क्या अंदाज़ा होता है कि हमारी इकोनॉमी किस तरफ जा रही है, क्योंकि आपने लिखा कि ये बजट भी ग्रोथ बजट नहीं नज़र आ रहा। नहीं, गाड़ियाँ का तो एक अलग चीज़ है। देखिए गाड़ियों तो एक हमारे मुल्क में मेरा ख्याल है 1000 में 18 लोग जो है वो गाड़ी ओन करते हैं, जो बड़ा छोटा नंबर है। तो गाड़ियाँ तो पाकिस्तान में सिर्फ अमीर आदमी चलाता है, गरीब आदमी तो इतनी गाड़ियाँ नहीं चलाता। तो गाड़ी तो मोटरसाइकिल चलाता है, मोटरसाइकिल में हमने ज़बरदस्त किस्म की लोकलाइजेशन कर दी हुई है। वो ठीक है, हम 1902 मॉडल जो है अभी चला रहे हैं, वो उसके अंदर हमने कोई चेंज, उसमें कोई चेंज नहीं किया। बट उसका फ़ायदा ये है कि मोटरसाइकिल सस्ती भी इतनी है और वही चली जा रही है। लेकिन उसमें इलेक्ट्रिक का काफ़ी आहिस्ता इलेक्ट्रिक एक नहीं इलेक्ट्रिक अपनी एक डिमांड क्रिएट कर रहा है, बट वो अपनी जगह चल रही है। बट इलेक्ट्रिक बिल्कुल अपनी नई डिमांड क्रिएट कर रहा है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, आपने एक बात कही थी लास्ट टाइम जब मुलाकात हुई थी, आपने कहा जिस तरह पूरी दुनिया में था, और मैंने बड़े वसूख से कह दिया कि ऑयल तो देखिए डिपेंडेंसी कम हो रही है। आपने कहा नहीं भाई, इतनी जल्दी कोई कम नहीं हो रही कि आप कहें इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ आने से डिपेंडेंसी कम होगी, बहुत टाइम लगेगा। और मैंने भी देखा वॉर में, आप देखें सारी वॉर ही ऑयल के इर्द गिर्द जाने लग गई। नहीं जी, तो सारा हो गया। डिपेंडेंसी तो कम हो रही है ऑयल के ऊपर दुनिया भर में इलेक्ट्रिफिकेशन की तरफ काम हो रहा है, रिन्यूएबल पे काम हो रहा है। सोलर की और दूसरे रिन्यूएबल जो है वो बिजली के मामलात में भी वो आ रहे हैं। फिर गाड़ियों में, मोटरसाइकिल में ईवीज़ का दुनिया में रुझान है। बट ये स्लो प्रोसेस है, इसको टाइम लगेगा। ये ऐसे नहीं होगा कि आज सुबह उठे और तेल आपका ख़त्म हो जाएगा। अभी भी तेल बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है, और नेचुरली तेल की जब कीमत ऊपर चढ़ती है तो उसका इम्पैक्ट आपके ऊपर बहुत ज़्यादा आता है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का, बाइक्स का आपने कहा कि हाँ वो एक मार्केट क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन अभी भी उतनी नहीं आ सकी मार्केट, क्योंकि जिसने लॉन्ग डिस्टेंस चलाना है उसके लिए भी मसला है। गाड़ियों में भी कोई उस तरह से नहीं आ सका कि हम रेवोल्यूशनाइज कहें कि जी गवर्नमेंट चाहती तो ये है कि हमने ये एनवायरनमेंट भी बेहतर करना है और इम्पोर्ट बिल भी ऑयल का कम नहीं, करना है। देखें जी, हमने गाड़ियों के अंदर ऐसा हमने से जो ईवी के ऊपर बहुत ज़्यादा इंसेंटिव दिए हुए हैं वर्सेस मैनी अदर कंट्रीज़। मसलन हमारी ईवी के ऊपर इस वक्त आपका GST 1% है, आइस गाड़ियों पे 25% है। अगर हम PHEV और HEV को भी डाल दें उसके अंदर आज के दिन में, तो वो भी 25% है। लेट्स से वो 18 भी हो जाता है तो 17% का फ़र्क है। तो ईवी के ऊपर ठीक ठाक इंसेंटिव दिया हुआ है। फिर उसके अलावा उसकी जो इंपोर्ट है, उसकी CKD वो बैटरी पार्ट और इंपोर्ट, उस पर ड्यूटी कम है। फिर इवन CBU गाड़ियों पे 1% ड्यूटी है। तो आज अगर आप देखें आपके मुल्क में बहुत बड़ा इन्फ्लक्स आ रहा है CBU गाड़ियों का।
अभी आपने पढ़ा होगा कुछ दिन पहले जी कि चाइना 2000 से गाड़ियां पहली जी दफा वो 2000 गाड़ियाँ किसकी थी? BYD BYD की थी जी। ऑटो 2 ऑटो 3 जो गली गली आपको नज़र आ रही है वो सारी CBU हैं। अभी तक तो उन्होंने प्लांट ही नहीं बनाया है। अब प्लांट बन इनके रहा बिल्ट यूनिट है, यानी नहीं बाहर हम सही अभी साइड प्लांट बनी बन बनाई। रहा है उनका प्लांट लेट से अगले साल जनवरी फरवरी के अंदर जो है कमीशन होगा। जो कि वो BYD का जो कि लोकली एक इन्वेस्टमेंट है, हबीबुल्ला ग्रुप जो है उसकी टोटल मेगा मोटर जो है उन्हीं की ओन करती है, तो 100% इन्वेस्टमेंट इसकी है। BYD की इन्वेस्टमेंट उसमें कोई नहीं है। BYD की गाड़ियाँ हम बनाएंगे बेचेंगे, अच्छा बट इन्वेस्टमेंट लोकल है सारी। लेकिन आज हम जो है वो CBU इंपोर्ट करके वही वो BYD के लोग का जो मेगा मोटर्स है उसको बेच रहा है, जब तक उनका प्लांट नहीं बनता। और वो अच्छी खासी गाड़ियाँ बेच रहा है। और एकदम जब से पेट्रोल 400 रुपये गया था या अभी भी 300 के ठीक सवा तीन ठाक साढ़े ऊपर तीन है, सौ के गाड़ी। ठीक है जी। तो वो जब तक ऊपर है और अगर वो ऊपर रहेगा तो EV ज़्यादा बिकती रहेगी। और BYD चूँकि इसमें बड़ा सेफ़ है उसमें बिकती रहेगी। फिर आपकी जो हाइब्रिड और गाड़ियाँ बिकना शुरू हो गई थी, जैसे अभी अभी 1% ड्यूटी, रीव पे भी 1% GST है, उसमें SO5 है वो बिक रही है, 4थिंग फ्राइडे है और है वो शायद इतनी बिक नहीं रही, बट SO5 लोगों को पसंद आई है वो बिक रही है। तो इसमें जो जो गाड़ियाँ लोगों को पसंद आती रहेंगी वो बिकती रहेंगी। तो लेकिन ड्यूटी कम करने से उस पर ठीक ठाक फ़र्क पड़ा है और ठीक ठाक पेनिट्रेशन हो रही है उसकी। लेकिन ये भी अच्छा कहा जा रहा है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि जी अगले साल इसमें से IMF इसके अगेंस्ट है 1% जो आपने GST रखा हुआ है इस पर कि इसको भी नॉर्मलाइज करो। अगर उसको भी 25% पे ले जाते हैं लेट्स से या 18% पे ले जाते हैं अगले साल, तो EV भी बिकना कम हो जाएंगी। वो EV इनहेरिटली महंगी गाड़ी होती है क्योंकि बैटरी की प्राइसेस अभी दुनिया भर में इतनी नीचे नहीं आई। तो अगर एक EV वर्सेस कंपेरेबल आइस इंजन की गाड़ी है जो बाद में देखने में एक जैसी लगती है, उसके पार्ट्स है, बाकी बॉडी वगैरह मॉडल वगैरह एक ही तरह का है, तो EV महंगी होगी वर्सेस आइस। ऐसे ही ठीक है, तो उसकी चूंकि हमने उस पर टैक्स कम रखा हुआ है तो वो प्राइस उसकी कम होगी। कल उस पर टैक्स बढ़ा देंगे तो उसकी प्राइस बढ़ जाएगी तो वो भी कम बिकना शुरू हो जाएगी। और फिर BYD अपना प्लांट जो जनवरी में ला रहा है और अगर जून में जाके उसका GST भी नॉर्मलाइज हो जाता है, PHEV पे भी GST ज़्यादा हो जाता है, EV पे भी GST ज़्यादा हो जाता है, तो BYD क्या बेचेगा, मेगा मोटर यहाँ क्या बेचेगा? तो वो भी एक बड़ा रिस्क कैरी कर रहे हैं। आज तो दबा के गाड़ियाँ बेच रहे हैं, लेकिन अगर ये पॉलिसी अगले साल चेंज होगी तो क्या होगा? सो अनसर्टनिटी है, क्या होगा क्या नहीं होगा। बट अगर हम EV पे इंसेंटिव देते रहेंगे तो चलता रहेगा। मेनली जो ऑटो पॉलिसी आ रही है उसमें हुकूमत का दो चीज़ों पे फोकस है। देखें 2016-21 की पॉलिसी आई थी, उसमें था कि कंपटीशन खोलने और प्लेयर आना है, ज़बरदस्त रहा है। 21 में हमने NEV पे फोकस किया, NEVs आना थोड़ी शुरू हो गई। अब अगली जो पॉलिसी आ रही है उसमें NEV यानी कि EV पे फोकस है और लोकलाइजेशन पे फोकस है। अब देखते हैं वो क्या पॉलिसी आती है, कितनी लोकलाइजेशन होती है, कितनी EVs आती हैं, पर अभी तक तो पॉलिसी खेलने आया कुछ नहीं। आया कुछ नहीं। अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को उस लेवल पर आने में जहां हम कहें जिस तरह सुजुकी की एक आम मतलब आदमी जो है मुतवसत तबके के मिडिल अपर मिडिल क्लास बेचारा ही लेगा, जो आपने सही कहा कि गरीब आदमी तो बाइक ही ले सकता है, उधर तक आने में भी कुछ साल तो लगेंगे। देखिए और दुनिया भर में भी EV जो है अभी ये चाइना जो है EV की बहुत बड़ी राइड कर रहा है, तो वो सुजुकी के जैसे ऑल्टो वगैरह की गाड़ियों में उसने इनमें EV भी कोई इतनी अच्छी अभी तक आई नहीं है। जो रेप्यूटेड उनके बड़े सेगमेंट के जो प्लेयर्स हैं वो भी बड़ी गाड़ियाँ कर रही हैं। तो लेट्स से देखें वो आगे जाके कुछ सुजुकी टाइप भी गाड़ियाँ आती हैं, कोई 30-40 लाख की भी EV आना लग जाती है और जो कि यहाँ पे चलने लग जाए तो ज़बरदस्त है। अच्छा, अभी तो नहीं है सर। बजट के बारे में आपने कहा कि ये भी देखना होगा कि ग्रोथ इसमें नज़र आ रही है नहीं आ रही, क्या देखेंगे? कोई बजट का मतलब होता है कि अगले साल अगर गवर्नमेंट कभी भी चेंज कुछ कर देती है, यहाँ पता नहीं होता, लेकिन इसको देखते हुए आप क्या प्रेडिक्ट कर रहे हैं देखें अगले देखें 8-10 बात महीने? बात यह है कि पिछले 3-4 साल से हमने अपनी कमर कसी हुई है। कमर कसी हुई है उसको हम अगर हम इकोनॉमिक वर्ड में करें तो हमने जो फिस्कल जो साइड होती है, जो सब फिस्कल बैलेंस जो होता है उसमें हमने एक प्राइमरी फिस्कल बैलेंस होता है जिसको हमने सरप्लस रखा हुआ है और हमने 3 साल से वो सरप्लस रखा हुआ है और चौथा साल FY27 में भी सरप्लस रखा है। उसका मतलब है कि हमने खर्चों को तो ओके रखा हुआ है, कमर कसी हुई है, डेवलपमेंट ज़ीरो की हुई है, मतलब बहुत कम की हुई है और तरह के खर्चे भी कम किए हुए हैं। तो उसकी वजह से यह है कि हमारा ओवरऑल डेट लेवल कम हो रहा है इन टर्म्स ऑफ GDP, बट एब्सोल्यूट में तो बढ़ रहा है। और दूसरा हमने यह है कि हमने मॉनेटरी पॉलिसी टाइट रखी हुई है कि मॉनेटरी पॉलिसी में एक रियल इंटरेस्ट रेट होते हैं जो इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट का डिफरेंशियल होता है कि तो वो पॉजिटिव रखे हुए हैं। तो इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है, इन्फ्लेशन कम है, तो वो जब दो चीज़ें पॉजिटिव रखेंगे तो उससे इकॉनमी चोक होगी, उसका गला घूटा जाएगा, लेकिन उससे स्टेबलाइजेशन आएगी। तो बिलाशुबा पिछले 4 साल में हमने एक डिफ़ॉल्ट के मुंह से निकल के हमने स्टेबलाइजेशन तो ले आए हैं, ओके। बट उस स्टेबलाइजेशन के आने के बावजूद जो है हम ग्रोथ नहीं आ सके। तो इस साल हमारा था कि जैसे पिछली दफ़ा ये 99 से 2004 तक जब हमने
5-6 साल ये हमने कॉन्टीन्यूस फिस्कल सरप्लस रखा था, तो 3-4 साल का बड़ा अच्छा ग्रोथ स्पर्ट मिला था। तो इस साल थोड़ी उम्मीद थी कि वो ग्रोथ आएगी। एक तो ये था कि वो ग्रोथ आने लगी। आप अगर देखें पिछले साल में भी एलएसएम जो है पहले 3 क्वार्टर में ग्रो किया था, ग्रोथ अच्छी आ रही थी, चौथा क्वार्टर स्लो हो गया और अभी ये पहला क्वार्टर इस साल का भी स्लो जा रहा है। उसकी वजह ये है कि जंग आने के बाद बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं, बहुत सारे जो लोगों की स्पेंडिंग है वो कट हो गई है। जंग आने के बाद तेल की कीमतें ऊपर जाने से इन्फ्लेशन भी ऊपर गई है, उससे तो डिमांड में भी फ़र्क आया है। मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ, लोगों ने रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट लॉन्च किए हुए थे, वो प्रोजेक्ट जो थे उन्होंने बेचने थे वो उन्होंने रोक दिए हुए हैं कि जी जंग आई है तो हमें इन्वेस्टर नहीं मिलेगा, बाहर से पैसा नहीं आ सकेगा, ये नहीं हो सकेगा, एक्सपायर जो बैंक खरीदते हैं तो रोक दी है। तो इस तरह बहुत सारी और एक्टिविटीज़ हैं जो लोगों ने रोक दी हुई हैं, कंजम्पशन कम हो गई है। तो इस जंग की वजह से जो तेल की कीमतें ऊपर गई हैं, जो अनसर्टिनिटी आई है, तो उससे ग्रोथ थोड़ी स्टॉल हो गई है। और हुकूमत ने कुछ कोशिश की है कि यहाँ पे टैक्सेस को कम किया जाए, लेकिन अभी भी टैक्सेस 2022 से ज़्यादा के लेवल में है। जैसे उन्होंने सुपर टैक्स कहीं पे ख़त्म किया किसी लिमिट में, कहीं पे कम किया, सैलरीज़ के ऊपर टैक्स कम किया, लेकिन सैलरीज़, एक्सपोर्टर, कॉर्पोरेट ये जो टैक्स दे रहे थे 2022 में, 2026 में आज भी उससे ज़्यादा दे रहे हैं। तो अभी भी देर इज़ अ रूम टू ग्रो। तो थोड़ी सी ग्रोथ आ सकती थी जो मेरे ख्याल में इस जंग की वजह से रुक गई है। अगर ये जंग अगले 6-9 महीने में ख़त्म हो जाती है और एक नज़र आता है तेल की कीमतें नीचे आ गई हैं, स्टेबिलिटी आ रही है, तो फिर आप ग्रोथ देखेंगे। ठीक है, दो और सवाल। एक तो रियल एस्टेट का बता दें कि बड़े अरसे स्टैगनेंट थी, अब एकदम थोड़ी सी प्राइसेस ऊपर गई हैं। जी, रियल एस्टेट में उसकी प्राइसेस एक जाने की वजह ये थी कि पाकिस्तान में बहुत सारा पैसा 2022 पहले भी पाया जाता था, बट 2022 के बाद बहुत स्पीड से पाकिस्तान से बाहर पैसे जाने लग गया, यूएई में ख़ास तौर पे। जब यहाँ पे करेंसी गिरी तो लोगों ने परेशान हो गए, लोगों ने अपने रियल एस्टेट के प्लॉट शॉट बेचे, पैसा बाहर शुरू कर दिया। फिर जो कमा के एक्स्ट्रा बचता था अमीर लोगों का, जो पहले रियल एस्टेट में लगाते थे, उन्होंने वो बाहर पैसा ज़्यादा से ज़्यादा भिजवाना शुरू कर दिया। तो उसकी वजह से रियल एस्टेट स्लो हो गई। फिर रियल एस्टेट पे टैक्सेस वैक्सेस भी लग गए। फिर इन्होंने जाके अभी इस दफ़ा थोड़े से टैक्सेस भी रैशनलाइज़ किए हैं। और दूसरा उसके बाद के जो यूएई के अंदर जो हुआ, पाकिस्तान के आपको पता है कि बीच में कुछ वीज़ाज़ भी बंद हो गए थे, अब फिर शुरू कर दिए हुए हैं। और फिर कुछ लोगों की नौकरियां निकली, लोग वापस भी आए। और इस सारे के अंदर, उस जंग के अंदर जो लोग डर गए, तो लोगों ने पैसा यहाँ से भेजना छोड़ दिया, फिर पैसा दबा के कराची में वापस भी आया, जिसकी वजह से रियल एस्टेट थोड़ी ऊपर कराची गई और थोड़ा स्पिल ओवर इधर भी आया। बट वो भी एक हद तक गया, उससे आगे वो भी थोड़ा स्लो डाउन हो गया। लास्ट में अपने इस पर बड़ी तफसील से आर्टिकल लिखा, बड़ा ज़बरदस्त। जॉब का हमारे यहाँ जो क्राइसिस है उसके आपने बताया कि लेयर्स हैं, वो मुख्तसर एक्सप्लेन करें। हर कोई जॉब की तलाश में है और हमारी इस वक्त पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा, जो इस वक्त हमारी यंग पॉपुलेशन है उसको तो चाहिए जॉब या काम चाहिए, उसकी क्राइसिस में क्या चीज़ें हैं? जी, पाकिस्तान के अंदर जैसे हमने देखा कि पिछले 3 साल जब में तक ग्रोथ बहुत लो रही है। जैसे FY 23 से 25 तक जो 3 साल की ग्रोथ थी, अगर हम उसको एवरेज ग्रोथ देखें तो वो लोएस्ट थी 1952 से। और आपको पहले बताया कि जो पॉलिसीज़ हमने कमर कसने की चलाई हुई हैं, उससे जो है वो जो नौकरी कम हुई। और अभी रिकवरी भी जो हुई है वो ज़्यादा जॉबलेस रिकवरी हुई है। तो जॉब जो है पाकिस्तान के अंदर, अनएम्प्लॉयमेंट हम देखें तो 7.1% पे हो गई है। बट ये तो एक है कि मास लेवल पे, बट अगर हम पढ़े लिखे तबके की बात करें तो उसमें भी बड़ा प्रॉब्लम आ गया है। एक तो ये है कि जो नए ग्रेजुएट आते हैं, वो ग्रेजुएट जो होते हैं वो एम्प्लॉयबल नहीं होते। हम जैसे कहते हैं कि जी आईटी के अंदर बड़ी ज़बरदस्त ग्रोथ चल रही है, तो एक्सपोर्ट भी जो 2 बिलियन से 4 बिलियन पे चली गई है, अदर सर्विसेज की 1 बिलियन से 2 बिलियन पे चली गई है। तो वहाँ पे जी बड़ी ग्रोथ है, काम बड़ा है, तो वहाँ पे यूनिवर्सिटी जो ग्रेजुएट हैं उनको हम लगा लें। बट यूनिवर्सिटी के जो ग्रेजुएट आते हैं, जो आईटी ग्रेजुएट होते हैं, उसमें से एक छोटी सी फ्रैक्शन होती है जो कि बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, वो कहते हैं कि एम्प्लॉयबल है, क्या हम इनसे एक्सपोर्ट करा सके, बाकियों की इस काबिलियत नहीं होती। ठीक है जी, तो एक ये प्रॉब्लम है। इसी तरह वो बाकी एरियाज़ में भी जो ग्रेजुएट आ रहे हैं वो कम होते हैं। हमारे यहाँ यूनिवर्सिटीज़ तो बन गई हैं, लेकिन यूनिवर्सिटीज़ के स्टैंडर्ड उस तरह नहीं है, टीचिंग स्टैंडर्ड उस तरह नहीं है। तो वहाँ पे अगर ग्रेजुएट आ रहे हैं तो वो ग्रेजुएट इस काबिल भी नहीं है कि उन्हें नौकरी लग सके। एक ये प्रॉब्लम है कि ग्रेजुएट का मैं नेचुरली पे ये टू वे प्रॉब्लम आ जाती है। एक ये आता है कि मैं एज एन एम्प्लॉई हूँ, तो मैं कहूँगा कि भाई उसामा तो इस काबिल ही नहीं है कि मैं उसे नौकरी दे सकूँ, तो मैं कहूँगा मेरे पास तो मुझे बंदे नहीं मिलते। उसामा कहेगा यार देखो मेरे पास नौकरी नहीं है, तो उसामा भी अपनी जगह ठीक है जी, उसको नौकरी नहीं मिल रही, मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे अच्छे बंदे नहीं मिल रहे। ये दोनों तरफ की मसला ये ठीक है। अच्छा, दूसरा एक लेयर उसमें ये आ जाती है कि जब कोई एक बंदा, जैसे उसामा अच्छा काम कर रहा है, लेट्स से नौकरी पे गया, 5 साल 7 साल
3 साल काम किया इसने, ठीक है जी, 3 साल 5 साल काम करने के बाद अगर अच्छा काम कर रहा है तो इसको कोई ना कोई पिक कर लेगा, या तो वो चला जाएगा पाकिस्तान से बाहर, उसको अच्छी नौकरी मिलेगी, या को उतनी अच्छे पैसे नहीं भी मिलेंगे, वो कहता है यार टैक्स कम है, मतलब लाइफ अच्छी है, डॉलर हेज्ड है, रुपया के अगेंस्ट आपका वो हेजिंग है, तो वो सारा कुछ है, तो मैं बाहर जाता हूँ। या वो सामा कहेगा यार मैं यहाँ पे पाकिस्तान में बैठ के बाहर की किसी कंपनी के साथ काम कर लेता हूँ, मैं एज ए फ्रीलांस काम कर लेता हूँ। अगर उसामा एज ए फ्रीलांस काम करेगा तो उस पर जो फुल एंड फाइनल टैक्स होगा 1% है। उसामा अगर 10 लाख की नौकरी 10 लाख बाहर से कमा के ला रहा है तो उसको जो है सिर्फ जो है 1% टैक्स देना पड़ेगा, 10,000 रुपया, ठीक है जी। और अगर उसामा यहाँ पे 10 लाख रुपया पाकिस्तान की किसी कंपनी से ले रहा है तो उसको जो है 3 लाख के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। अब मुझे बताइए कि जो 2.5-3 लाख का ये फ़र्क आ जाता है, इसको कौन पूरा करेगा? तो अगर यहाँ पे पाकिस्तान में कमा रहा है तो उसामा 6.5-7 लाख कमा रहा है, वहाँ पे तकरीबन पूरे 10 लाख कमा रहा है। तो पाकिस्तानी नौकरी को मैंने अगर उसामा को रिटेन करना है, उसामा अच्छा एम्प्लॉई है, तो मुझे उसको 10 की जगह 12-13 लाख देना पड़ेगा ताकि वो 10 लाख के बराबर आ सके। तो मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा रिटेन करना, या वो बाहर जा रहा है तो और भी मुश्किल हो जाएगा, वो बाहर के तो और भी पक्ष हैं। तो ये एक टैक्स एनॉमली की वजह से ये एक बहुत बड़ा चैलेंज आया हुआ है मुल्क के मैक्रो इकनॉमिक हालात की वजह से, कि अच्छा मिड टीयर का एम्प्लॉई जो है वो टिकता नहीं है। और वो जब भाई ज़ाहिर है कोई नया बंदा आता है, 3-4 साल 5 साल काम करता है, सीखता है काम, उसका इंडस्ट्री में उस कंपनी में रिटर्न करने का टाइम आता है, तो वो चला जाता है। चले एक कंपनी से दूसरी कंपनी में चला गया, मुल्क की इकॉनमी में तो कंट्रीब्यूट कर रहा है, बट वो अगर मुल्क की इकॉनमी से बाहर चला गया, वो बाहर से या रेमिटेंस भेज रहा है या वो एक्सपोर्ट सर्विसेज की भेज रहा है, तो यहाँ की प्रोडक्टिविटी में, यहाँ की वैल्यू चेन में जो काम कर रहा है वो तो नहीं कर रहा, यहाँ पे वो क्राइसिस हो गया। तीसरा ये है कि यहाँ पे लोग रिटायर नहीं होते। अब किसी भी जगह पे चले जाए 65-70 साल के लोग जमे पड़े रहते हैं, और उसमें ये होता है कि 50 साल से ऊपर के जो, या 45 साल से ऊपर के जो पोटेंशियल एम्प्लॉई है जो बहुत अच्छे हैं, वो नौकरियों से निकलते जा रहे हैं, और उनको उनकी ग्रोथ वो नहीं पा रही हो, क्योंकि यहाँ पे नई कंपनियाँ भी नहीं बन रही, यहाँ पे वो साइज़ भी नहीं ग्रो हो रहा, वही नौकरियाँ चंद नौकरियाँ बल्कि वो कम होती जा रही हैं। बैंकिंग में देखें, फाइनेंशियल सेक्टर में देखें, एफएमसीजी में देखें, आगे पीछे देखें, नौकरियाँ तो बड़े लेवल पे कम होती जा रही हैं और लोग भी छोड़ के नहीं जा रहे। तो जो नीचे से ऊपर लोग आ रहे हैं, वो जो सी लेवल के होना चाहिए, उनके लिए नौकरियाँ नहीं हैं। तो ये इस तरह का मल्टीपल क्राइसिस है, जो बड़ा मुश्किल सा क्राइसिस। अब देखते हैं इसको कैसे हल किया जा सकता है। अरे भाई थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, आप टाइम देते हैं और इट इज़ ऑलवेज अ लर्निंग एक्सपीरियंस। थैंक यू सो मच, थैंक यू। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।